हाय गाइस, जो सीरीज मेरी चल रही थी स्वदेशी मूवमेंट एंड द मॉडरेट्स के ऊपर जितने पीआई की तो मैं कवर कर रहा था। बीच में 2 दिन रुके थे बिकॉज यहाँ पे जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पे स्ट्रॉम आ चुका था। लाइट 14-15 घंटे नहीं थी, ऐसा लग रहा था अटैक हमारे यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे मॉक ड्रिल ऑफकोर्स यहाँ पे काफ़ी बड़ा कैंटोनमेंट है तो उस एरिया में तो होना ज़रूरी भी था। तो उस चक्कर में काफ़ी परेशानी थी। तो आज थोड़ा अच्छे से अब लाइट वेट मिल रही है, वापस अगेन सब चीज़ सुधर गई है। तो फिर सोचा क्यों ना वापस रिवाइव किया जाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। क्योंकि 2 दिन पहले ही कंटेंट बना के रखा था मैंने, बट क्या करें। अच्छा, क्या इमीडिएट कॉज था यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करने का। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था 1905 में लॉन्च हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल ड्यू टू डन बाय द लॉर्ड कर्जन, यस, इसका इमीडिएट कॉज है भी बाय द वे। लेकिन बाकी यहाँ पे जो चीजें हैं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, सच में जानना बहुत जरूरी है। ये आंसर अपने आप में बहुत सिंपल है, लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, पासिंग ऑफ द पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल। उसके बाद डेथ सेंटेंस टू चापेकर ब्रदर्स। हर एक इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर एक ऑप्शन पे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इवन आप देखो, आप चापेकर ब्रदर्स के बारे में तो सुनते हो, क्या आपने पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल के बारे में पढ़ा होगा? मेरे को नहीं लगता कि आपने बहुत डिटेल में पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और क्योंकि देखो, हम पढ़ते क्या हैं, हम बहुत स्ट्रीमलाइन चीजें पढ़ते हैं, कुछ चीजें मिस हो जाती है और ऐसा हम उतना कवर भी नहीं कर सकते। बहुत सारे बुक्स में कवर भी नहीं होता। लेकिन पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल के ऊपर एनडीए में, सीडीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जस्ट बिकॉज इट केम इन द ऑप्शंस हियर, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको हम एक बार रीड करें, गो थ्रू करें एक बार उसको, कि पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल क्या था, उसका क्या इश्यू था। ठीक है, पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, ये तो आपको मिल जाएगा। द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑलरेडी हम जानते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा मेहनत यहाँ पे नहीं करेंगे। अब जरा यहाँ पे बात करते हैं पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल का बैकग्राउंड क्या था। During British rule, large tract of land in Punjab were developed as a canal colonies, irrigated lands, where the government settled the ex-soldiers and their loyalists. ठीक है, and these land allotted in these colonies were governed by the Punjab Colonization Act 1839. इसके ऊपर अलग से, इसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था बाय द वे, कि उस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ आप लोग एक्स सोल्जर्स और जो आपके पसंदीदा लोग हैं, जो आपके फेवर में बातें करते हैं, उन्हीं को आपने क्यों वहां पे सिर्फ पनाह दे रखी है, बाकी क्यों नहीं वहां पे कोई जमीन ले सकता है। ठीक है, द पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल अमेंडमेंट ऑफ 1906 proposed that the land in the canal colonies would not be freely inherited or sold। अब सबसे बड़ा क्लॉज ये था कि वो बेचा नहीं जा सकता और ना ही उसको फ्रीली इनहेरिट किया जा सकता। Specifically, it gave the government the authority to take back the land from the legal heirs if they fail to follow the government rules। देखिए, ये सबसे बड़ा इशू था। It restricted the right of peasants to transfer land and made the government the supreme authority in the matter of land settlement। Why it angered the people? Because again, a traditional inheritance right, because यही होता है ना, बाप का जमीन बेटे को चला जाएगा, फिर जिसको भी बेचना चाहे बेच सकता हो। यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर कर रही है, गवर्नमेंट यहाँ पे दलाल का काम क्यों कर रही है और बोल क्यों रही है कि मतलब गवर्नमेंट के नॉर्म्स अगर आप फॉलो नहीं करो तो आपसे जमीन भी छीन ली जाएगी और अगेन गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। ये कौन सा रूल है भैया? सो दैट्स व्हाई the bill was perceived as an arbitrary, exploitative nature by the British to control the land and the revenue more tightly। इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बना है इससे पहले भी कि क्यों इसके अगेंस्ट में बात की गई थी, क्यों इसके मतलब पंजाब, स्पेसिफिकली पंजाब वाले एरिया में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल एक पर्टिकुलर एरिया था जिसको कैनाल कॉलोनी कहते थे, जो ब्रिटिशर्स ने एक तरह से प्रॉपरली मे बी दे हैव मैन्युफैक्चर, दे हैव कंस्ट्रक्टेड इट, और उसको उन लोगों ने सिर्फ अपने लॉयलिस्ट को और एक्स जो ब्रिटिश वो थे आर्मी पर्सन थे उनको ही देने के लिए था। ठीक है, और उसमें भी बोला कि भाई जो इसको बेच नहीं सकते हो आप। तो दुनिया भर के उसमें पंगे आए फिर। चलिए अगला यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे दूसरी चीज देखिए, इट लेड टू द वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट पर्टिकुलरली सिख, मुस्लिम एंड हिंदू पीजेंट्स इन पंजाब। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ एजिटेशन against this was Lala Lajpat Rai। The protesters over this bill were among the early spark of anti-British sentiment in Punjab, which later escalated the movement like Gadar and Jallianwala Bagh। वो तो बात की बातें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड केस था लोकमान्य तिलक का। लोकमान्य तिलक को 18 महीने की जेल हुई थी
उन्होंने केसरी के अंदर जो आर्टिकल छापा था, आपको बता देना चाहता हूं, 1908 के अंदर मुजफ्फरपुर बम का जो केस हुआ था, जिसके अंदर खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने किंग्सफोर्ड के ऊपर फेंका था बम, ठीक है, तो उसको इन्होंने सपोर्ट किया था, सपोर्ट भी किया था, साथ ही सपोर्ट तो किया था, साथ ही साथ एक उन्होंने ऐसे आर्टिकल्स लिख रखे थे। ऑफकोर्स वो सेडिशियस आर्टिकल लिखते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, सेडिशियस आर्टिकल लिखते थे। सेडिशियस आर्टिकल क्या, वो गवर्नमेंट की निंदा करते थे, सेडिशियस क्या है, गवर्नमेंट की निंदा करते थे, और उन्होंने सपोर्ट कर दिया, क्या गलत किया उन्होंने। लेकिन इन्होंने अंडर द सेडिशन केस 1908 का जो था, उसके अंदर उन्होंने सीधा उनको जेल में डाल दिया, ठीक है। वैसे तो उनको 6 साल की जेल हुई थी, मैंडले से गए थे वो, ओके। उन्होंने क्या आर्टिकल लिखा था, द कंट्रीज मिसफॉर्चून, तिलक क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इन्वोक्ड द एग्जांपल ऑफ भगवान कृष्ण हु फॉट अगेंस्ट द एविल। तो इसको जरा दिमाग में रखिएगा, द कंट्रीज मिसफॉर्चून। इस आर्टिकल में उन्होंने भगवान कृष्ण का एग्जांपल लेते, कैसे भगवान कृष्ण ने भाई, और देखो उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दे रखे हैं अपने जो न्यूज़पेपर में छापते थे वो, जो कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज से रिलेट करते थे। शिवाजी महाराज ने कैसे अपने खंजर से उसको मारा था, देखो नाम नहीं याद आ रहा उसको, मतलब किल किया था बेसिकली। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल वो कोट करते रहते थे, और ब्रिटिशर्स वो एग्जांपल को यूज करके दे स्टार्टेड लाइक, उनको बहुत बार उन्होंने इम्प्रिजन किया था। They saw Tilak writing and inciting violence and rebellion against the British rule. He was charged under the section 124A of IPC for promoting the hatred and disaffection against the government. इतना ही पता होना चाहिए, ज्यादा पता होने की जरूरत नहीं। और चापेकर ब्रदर्स ने किसको मारा था, ये तो वैसे बता रखा आपको मैंने। चापेकर ब्रदर्स ने यहाँ पे WC रैंड को मारा था। WC रैंड कौन था, एज अ कमिश्नर आया था, प्लेग कमिश्नर आया था, क्योंकि और उसको बोला था यार कि तू चुपचाप से भाई प्रॉपर हैंडल कर इस सिचुएशन को। ओमाल में क्या कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बहुत ही बुरी तरीके से हैंडल कर रहे थे उसको, इनह्यूमेन तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था लोगों को, जो प्लेग से अफेक्टेड थे उनको अलग से, मतलब अलग सेग्रीगेट किया जा रहा था। साथ ही साथ किसी भी घर के अंदर घुस के आप तलाशी ले रहे हो, आप औरतों के साथ बेकार ट्रीटमेंट कर रहे हो, इवन वो भी अलग तरीके की एक्टिविटीज आप इन्वॉल्व हो रहे हो, तो बिकॉज ऑफ दैट उसको मारना जरूरी हो गया था, ठीक है। Why the Chapekar brothers acted? Because they were deeply angered by the insult and harassment faced by Indians. Influenced by the rising nationalism in Maharashtra, they decided to take the revenge. And उसके बाद on 22nd June 1987, Queen Victoria Diamond Jubilee celebration in Pune. अब खुद देख रहे हो आप कि ऐसी कंडीशन जहां पे प्लेग आ रखा है, वहां पे तुम डायमंड जुबली बना रहे हो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स सी बात है, तो दोनों ने भाई बोला क्या करें फिर बताओ। तो WC, दोनों ने 3 थे वैसे तो, ठीक है, WC रैंड एंड उसका जो मिलिट्री स्क्वाड था लेफ्टिनेंट आइरेस्ट, इनको टपका दिया। एग्जाम में इसी भी इनका नाम पूछा जाता है, वैसे तो इवेंट आपको पता ही है, ज्यादा डिटेल में आपको आता नहीं है, लेकिन दे आर ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द बाल गंगाधर तिलक, ओके। देखो, चापेकर ब्रदर्स अरेस्टेड, ट्राइड एंड सेंटेंस्ड टू डेथ, एंड चापेकर ब्रदर्स, दामोदर चापेकर वाज हैंग्ड एंड फॉलोड बाय हिज ब्रदर्स बालाकृष्ण एंड वासुदेव, ठीक है। चलिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी पंजाब कॉलोनाइजेशन जो बिल था यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके ऊपर क्वेश्चन NDA में भी पूछे जा चुके हैं, CDS में भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 इज वेल नोन। यार खुद बता दो कितना मतलब इजी क्वेश्चन है। पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट, सीधी सीधी बात है, पार्टीशन ऑफ बंगाल इस टाइम पे हुआ था, ठीक है। बाकी यहाँ पे चीजें, द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड इन कलकत्ता टाउन, ये आपका 7 अगस्त को हुआ था, 7 अगस्त 1905 को हुआ था फॉर्मल प्रोक्लेमेशन। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। लोकमान्य तिलक स्टार्टेड द स्वदेशी मूवमेंट इन पूना, ये तो उसके बाद की बात है ना। तो देखिए 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, ये आप खुद जानते हैं। उस दिन पे ही प्रॉपर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल पार्टीशन प्रॉपर एनफोर्स कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड इन कलकत्ता टाउन हॉल। ये भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये लोग जो यहाँ पे थे, इन्वॉल्व थे। एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि इसकी डेट क्या थी। सो द डेट वाज 7 अगस्त 1905, ओके। चलिए, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बताइए कब हुआ था। ये सिंपल क्वेश्चन है, मुंबई में हुआ था, ठीक है। ये तो इसके ऊपर कितनी बार आपको मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चंस कितने करा चुका हूँ इसके ऊपर, ठीक है। मतलब ये तो यार बच्चों वाला क्वेश्चन से बताऊं तो उस समय यूपीएससी इतने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती थी, बड़े बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं मैं जो इंपॉर्टेंट है।
देखो क्या बोलते हैं 1886 का कहाँ हुआ था? 1886 का कलकत्ता में हुआ था, आपको पता होगा। 1887 का कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। और इसी में अपने बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम एज अ इसको हेड करते हैं, ठीक है। 1888 ये था आपका इलाहाबाद में, ये अपने जॉर्ज यूल करते हैं, ठीक है। और 1889 ये आपका विलियम वेडरबर्न, ठीक है। विलियम वेडरबर्न ने 2 बार किया। इसके बाद वो इलाहाबाद 1910 वाला इलाहाबाद वाला भी करते हैं, 1910 वाला इलाहाबाद वाला भी करेंगे वो, ठीक है। 1910 का इलाहाबाद वाला भी करेंगे और 1889 का अभी यहाँ पे कलकत्ता वाला भी, कलकत्ता नहीं क्या था, बॉम्बे वाला भी करेंगे, ठीक है। ये विलियम वेडरबर्न करेंगे, ठीक है। और उसके बाद पुणे में तो ऐसा पुणे में 1895 में हुआ था, पुणे में सेशन हुआ है, पुणे में 1895 में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेड किया था उसको, थोड़ा सा लिख लो, वैसे पुणे का लिख लो। लाहौर का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। हमारे लाहौर में आपको बता दूं तो हमारे सिविल डिसोबीडियंस से पहले वाला जो हुआ था ना, वो लाहौर में ही हुआ था। और उसके बाद कलकत्ता तो वेरी फेमस, ओके। जितने बड़े बड़े मूवमेंट आप देखोगे ना, सब कलकत्ता में। कलकत्ता बहुत फेमस है इन चीजों के लिए। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, दादा भाई नौरोजी जी का पहला सेशन कलकत्ता में। उसके बाद कौन सा सेशन था जिसके अंदर वंदे मातरम गाया गया था? कलकत्ता सेशन। कौन सा सेशन था जिसके अंदर जनगण मन गाया गया था? 1911 कलकत्ता सेशन। विशे नारायण दास करेक्ट, उसके हेड उस टाइम चेयरपर्सन थे। अपने 1896 का कलकत्ता सेशन रहमतुल्लाह एम सयानी, ठीक है, ये भी बहुत फेमस है, जिससे वंदे मातरम गाया गया था। पहली महिला जिसने आईएनसी को हेड किया था, कलकत्ता सेशन 1917। तो कलकत्ता सेशन काफी फेमस है, आप कलकत्ता सेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इस अपने यार ये वाला 1920 वाला जो सेशन हुआ था, नहीं वो नागपुर था, सॉरी वो नागपुर का था, वो मेरे को भी कलकत्ता ही दिमाग में आ रहा था, नहीं वो यहाँ पे इसमें नागपुर में हुआ था 1920 का, जिसको विजय राघवाचार्य ने हेड किया था। वो आपका जिसके अंदर नॉन कॉपरेशन को पूरी तरह से एक्सेप्टेंस दे दी गई थी ना, पूरा फॉर्मुलेट किया गया था, प्लान बनाया गया था, वो आपका अलग है, ठीक है। चलिए, कलकत्ता सेशन क्या है, मतलब थोड़ा 2-3 चीज आपको बता देना चाहता हूँ कल, बस इतना ठीक है कलकत्ता के लिए। कलकत्ता के ऊपर क्वेश्चन काफी आते हैं वैसे, बाय द वे बताता हूँ आपको। What about the statement related to Madam Bhikaji Cama? Madam Cama unfurled the national flag at the International Socialist Conference पेरिस में नहीं हुआ था। पहली बात है, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो पेरिस में नहीं हुई थी, ये हुई थी स्टुटगार्ट में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्टुटगार्ट में हुई थी। और स्टुटगार्ट कहाँ है? स्टुटगार्ट है जर्मनी में, ठीक है। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस वो सेकंड थी, वो भी पहली नहीं थी, सेकंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पहली बार फ्लैग कहाँ पे, झंडा कहाँ फहराया गया था, किसने फहराया? तो मैडम भीकाजी कामा ने, ठीक है। तो इट वाज इन जर्मनी, स्टुटगार्ट, ठीक है। चलिए, मैडम कामा सर्व्ड एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी, यस शी सर्व्ड एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी। मैडम कामा वाज बोर्न इन पारसी फैमिली, नाम से भी समझ में आता है थोड़ा सा, अगर आइडिया होगा तो, गुजराती पारसी फैमिली में इन्होंने पैदा हुई थी, ओके यस। तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, अबोट होता है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कामागाता मारू इंसिडेंट बताओ यार, कामागाता मारू के ऊपर कितने क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। कामागाता मारू बेसिकली शिप का नाम है, पहली बात एक शिप का नाम है जो कहां से जा रही थी, जो कि अपने यहां से जो अपने वैंकूवर जा रही थी, जो वैंकूवर जा रही थी, उसको वैंकूवर में वहां पे उतरने नहीं दिया गया, लोगों को वापस भेज दिया गया। वापस आए लोग यहाँ पे बजबज में उनके ऊपर इंसेन फायरिंग की गई बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल, और उससे नाखुश होकर जो गदर पार्टी के लोग थे उन्होंने डिसाइड किया, दे केम टू इंडिया, दे मेट विद अनुशीलन समिति गैंग एंड दे मेट विद अदर गैंग्स इन द रिवॉल्यूशनरी गैंग इन इंडिया एंड दे प्लान्ड आउट द इंडो जर्मन प्लॉट। इन दैट कुछ इंपॉर्टेंट लीडर के नाम दिमाग में रखो, करतार सिंह सराभा, ठीक है। करतार सिंह सराभा अपने गदर पार्टी के साथ आए थे और उनका प्लान था कि रावलपिंडी में, फिरोजपुर में, ऐसे जो लोकेशन थी वहां पे लोग धमाके करेंगे, जैसे अभी दिवाली मन रही ना बॉर्डर पे, उसी तरीके से। लेकिन हो नहीं पाए। उसमें बग्गा जतीन थे, उनकी डेथ हो गई जब वो आर्म्स एनिमिनेशन जो जर्मनी से आ रहे थे उसको लेने के लिए बालासोर कोस्ट पे जाते हैं, उनकी जान चली जाती है वहां पे, क्योंकि हमारे इंडिया में कभी भी यूनिटी रही नहीं। बहुत ऐसे नालायक निकलेंगे जिन्होंने भांडा फोड़ दिया, ठीक है। जो प्लान था उसको प्लॉट पूरा फेल कर दिया, ठीक है। तो ये कहानी है। तो दिस वाज क्या था, एक नेवल शिप थी, वॉयज टू कनाडा, वैंकूवर जा रही थी, ठीक है। चलिए, ये देखो पूरी कहानी। हांगकांग टू, इसके अंदर पैसेंजर मिल नहीं, इसके अंदर सिख पैसेंजर थे मोस्टली, ठीक है। कनाडा हैज पास्ड द स्ट्रिक्ट रेशियस लॉ like continuous journey regulation which prevented immigrant
फ्रॉम इंडिया, कनाडा में वहां पे ब्रिटिशर थे ना बाय द वे, which prevented immigrants from India and any other Asian country unless they came directly, which was practically impossible. अगर सीधा हो गए तो आ ही नहीं सकते, पहली बात. So when the Kamagata Maru reached Vancouver, Canadian authority denied entry and kept the passenger stranded the ship for 2 months without proper facility. 2 महीने वहीं पे अटके रही. After that, they forced to leave Canada. The ship returned to Calcutta in September 1914. Then बज बहुत बेकार इंसिडेंट हुआ. ब्रिटिश ऑफिशियल, बेसिकली ब्रिटिश इंडियन पुलिस जो थी उस टाइम पे, सस्पेक्टेड दैट द पैसेंजर हैड रिवोल्यूशनरी इंटेंशंस एंड वहां पे उनके ऊपर ओपन फायरिंग की. 19 पैसेंजर यहाँ पे बहुत मासूम लोग की जान गई. ठीक है. Where was the Ghadar revolutionary who became active during the outbreak of World War? यार नॉर्थ अमेरिका में एक्टिव थे लोग, नॉर्थ अमेरिका यूएसए में एक्टिव थे लोग. ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे. ओके. और इनका हेडक्वार्टर कहां था? इनका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में. ठीक है, चलिए. With reference to the period of extremist nationalism movement in India with its spirit of Swadeshi, which of the following statement is not correct? देखते हैं. लियाकत हुसैन led the Muslim peasants of Barisal in their agitation. पहली बात, बरिसाल में ही नहीं थे, बरिसाल में ही नहीं थे. ठीक है. In 1889, the scheme of national education was formulated by Satish Chandra Mukherjee. Yes, the statement is totally correct. ठीक है. सतीश चंद्र मुखर्जी वॉज अ प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर थे वैसे. उन्होंने नेशनल एजुकेशन प्लान किया था 1889 में. उनका एक, आपको मैंने तमिलनाडु वाली जो बुक पढ़ाई थी उसके अंदर आपको बताया था मैंने कि इनका एक न्यूज़पेपर था. उस न्यूज़पेपर का नाम था डाउन, जो कि बहुत पहले से चला आ रहा था. भाई डाउन सोसाइटी रन करती थी उसको, और उन्होंने इसके अंदर सेल्फ हेल्प और साथ में नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया था. ठीक है, डाउन न्यूज़पेपर में. ये बात आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे. इन इस न्यूज़पेपर डाउन इन 1902 के अंदर उन्होंने काफी ज्यादा इसको प्रमोट किया था. और ठीक है. द बंगाल नेशनल कॉलेज, यस, इट वाज फॉर्मुलेटेड इन 1906. अरविंदो घोष वाज अरविंदो घोष वाज फर्स्ट दिस प्रिंसिपल एंड उसके प्रेसिडेंट थे रासबिहारी घोष. टैगोर प्रीच द कल्ट ऑफ आत्मशक्ति. यस, आत्मशक्ति को उन्होंने प्रीच किया था. आत्मशक्ति का मतलब होता है कि हम सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, रीजनरेशन की बात कर रहे हैं, गांव को, बेसिकली गांव को. अब देखो यहाँ पे यही लाइनें आपको एग्जाम में पूछी गई हैं कितनी बार, तो यही लाइनें एग्जाम में कॉपी पेस्ट की गई. तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अच्छा, तो लियाकत हुसैन का क्या रोल था भैया? लियाकत हुसैन यहाँ पे बरिसाल में नहीं थे. ठीक है. जो आपकी समिति बनी थी ना, एक समिति बनी थी स्वदेश बांधव समिति, जो अश्विनी कुमार दत्ता ने बनाई थी बरिसाल में. तो यहाँ पे लियाकत अली हुसैन का रोल नहीं है. ठीक है, लियाकत अली हुसैन का रोल नहीं है. एक समिति, आपको बताया था मैंने, समितिज बनाए गए थे इन द स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे. तो एक समिति का नाम था स्वदेश बांधव समिति, जो कि अश्विनी कुमार दत्ता जी ने सेटअप किया था इन बरिसाल. ठीक है. और एक और समिति आपको बताया था मैंने जो तमिलनाडु में बनी थी, उसका नाम था भाई स्वदेशी संगम समिति. वीओ चिदम्बरम एंड सुब्रमण्यम शिवा ने बनाई थी. पर्पस क्या था समिति का? कि लोगों को अवेयर करना, लोगों के लिए हेल्प करना है, उनके लिए ट्रेनिंग देना स्वदेशी क्राफ्ट में, और उनके लिए ऐसा कोर्ट भी सेटअप करना, उनके झगड़े वगड़े भी निपटाना, ये सब काम था. लियाकत अली हुसैन जो थे वो पटना में एक्टिव थे. लियाकत हुसैन वाज एक्टिव इन पटना. ओके. तो बरिसाल वाला जो केस है ना, वो यहाँ पे स्वदेशी बांधव समिति का रोल है. ठीक, अश्विनी कुमार दत्ता उनका रोल, दत्त या दत्ता बोलिए. ठीक है. तो यहाँ पे जो लियाकत हुसैन है उनका पटना में रोल है. पटना, ही वॉज एक्टिव इन पटना and organized the East India Railway strike in 1906. East India Railway strike he did in the 1906. एक शॉर्ट नोट में लिख सकते हो. That's why this is a wrong statement. जो नॉट करेक्ट पूछा था ना, बाकी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा. Which of the following submitted in 1875 a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament? ये थी हमारी पूना सार्वजनिक सभा. पूना सार्वजनिक सभा इसका आंसर है. अब एग्जाम में आपको पता होना चाहिए जितनी भी सभा का नाम यहाँ पे लिखा है, सबका पहले लीडर के नाम आपको पता होना चाहिए, किसने क्या सेटअप किया था. ये सारे के सारे प्री कांग्रेस, कांग्रेस से पहले वाले सारे के सारे ये वो हैं, ग्रुप्स हैं. ठीक है. तो जो पूना सार्वजनिक सभा था वो 1875 में, मतलब दे हैव सबमिटेड द पिटीशन टू द हाउस ऑफ कॉमन. मतलब इन्होंने क्या किया था, इनका पर्पस भी वही था. बहुत सारे लोग ना गवर्नमेंट को पिटीशन लिखते थे लोगों की तरफ से. ठीक है. इसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका नाम है रनाडे जी, महादेव गोविंद रनाडे. महादेव गोविंद रनाडे, ये मैंने इससे कट आउट लिया है, आपके स्पेक्ट्रम से लिया है. 1867 में से बना था. आपको पता होना चाहिए कि 1867 में एक और यहाँ पे एसोसिएशन बनाया गया था महाराष्ट्र मुंबई के अंदर. ठीक है. दादोबा पांडुरंग ने उसको सेटअप किया था. उसमें महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे भी साथ में थे.
और ब्रह्मो समाज से इंस्पायर होकर उसको बनाया गया था। अब अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ फॉलो करते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, इतना सारा आपको हिंट दे दिया है। ठीक है, एक सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, इंस्पायर्ड फ्रॉम द ब्रह्मो समाज। चलिए, अनदर विद ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग द ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ठीक है, अब यहां पे एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, ये 3 लोगों ने बनाया था, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एंड केटी। इनको बोलते थे त्रिमूर्ति ऑफ बॉम्बे, इन तीनों को बोलते थे त्रिमूर्ति ऑफ बॉम्बे। फिरोज शाह मेहता तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बाय द वे बता दूं आपको मैं। ठीक है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, डेक्कन एसोसिएशन में, इन सब सारे एसोसिएशन का नाम आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको झूठ क्या बोलूं मैं। ठीक है, सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उनके फाउंडर्स के नाम पूछे जा चुके हैं इन द एग्जाम। पूना सार्वजनिक सभा आपको बता ही दिया मैंने, जो महादेव गोविंद रनाडे हैं, एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके बाद आपके डेक्कन सोसाइटी, डेक्कन एसोसिएशन, तो डेक्कन एसोसिएशन सेटअप करने वाले थे अपने विष्णु शास्त्री चिपुलेकर या बाल गंगाधर तिलक। उनके साथ एक और पर्सन थे जीजी अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर। तो 3 लोग इंपॉर्टेंट है डेक्कन एसोसिएशन के साथ। कौन कौन है भैया? पहले हैं हमारे तिलक जी, तिलक का नाम दिमाग में रखना आप लोग। दूसरे हैं विष्णु शास्त्री चिपुलेकर और तीसरे हैं गोपाल गणेश अगरकर। डेक्कन सोसाइटी आज भी रन करती है, आपको बता दूं मैं। ठीक है, अच्छे खासे कॉलेजेस हैं उसके, फेमस कॉलेजेस हैं उसके। ठीक है, आई थिंक फर्गसन कॉलेज नहीं, फर्गसन कॉलेज नहीं है। ठीक है, बाद में गोखले जी ने भी इनको सपोर्ट किया था। ठीक है, गोखले एजुकेशन सोसाइटी महाराष्ट्र में रन करती है बाय द वे। मैंने तो जिस कॉलेज से पढ़ा था खुद गोखले एजुकेशन सोसाइटी से एफिलिएटेड थी। ठीक है, अब मैं तो गोखले एजुकेशन सोसाइटी यहाँ का सरकारी है बाय द वे। ठीक है, महाराष्ट्र का है, तो गोखले एजुकेशन सोसाइटी है। आपको फर्गसन कॉलेज भी उसी में एक आता है। ओके, फर्गसन कॉलेज पुणे वाले मतलब जानते होंगे, बहुत फेमस है। ठीक है, काफी जगह पे भी उसको तो फर्गसन रोड, FC रोड बोलते हैं आई थिंक उसको। ओके, तो डेक्कन एसोसिएशन आपको बता दिया मैंने। इंडियन एसोसिएशन बहुत फेमस है यार, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, आपने सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस 1876 में उन्होंने सेटअप किया था बंगाल के अंदर। ठीक है, मद्रास महाजन सभा, इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1884 में बना था। बाद में आपको मैंने तमिलनाडु की बुक में भी बताया था, उसका रेफरेंस लेके भी बताया था कि इसको मर्ज कर दिया गया था विद INC। लेटर दे मर्ज इन INC, बाय द वे बता दो आपको मैं। तो कौन कौन से लोग हैं यार? जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। जी सुब्रमण्यम वही हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर वही हैं जिन्होंने नाइटहुड अपना दे दिया था जब एनी बेसेंट को जेल गई थी 1917 में, वही पर्सन है। ठीक है, आपको मैंने बताया था वी राघवाचार्य, वही M राघवाचार्य, वही विजय राघवाचार्य है। ठीक है, जिन्होंने बाद में नागपुर का सेशन हेड किया था, ये वही है। उसके बाद P अंद्राचार्लू। ठीक है, 3 लोग आपको मद्रास महाजन सभा में मिलेंगे। ठीक है, एक और आपको मद्रास नेटिव सोसाइटी भी आपको बताया था मैंने, वो भी एग्जाम में आ चुका है। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर आपको कुछ चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता किसने बनाया था, थोड़ा पढ़ लेते हैं जरा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन के ऊपर काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, काफी ज्यादा मिलेंगे, ऐसे छोटे बड़े बहुत मिलेंगे आपको। इसको देखो, इंडियन एसोसिएशन के ऊपर क्वेश्चन जो आता है, कलकत्ता में बना था, किसने बनाया था? उस टाइम पे ये लोग यंग लोग थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। क्यों बनाया था? बिकॉज उस टाइम पे लिटन का टाइम है, ये जो 1876 है हमारे इंडिया में लिटन का टाइम है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपने आप में खुद IAS ऑफिसर जो निकाले गए हैं ड्यू टू द रेसिस्ट इश्यूज। तो इन्होंने बोला था, देखो इन्होंने पहले लिटन की जितनी पॉलिसी थी उसको तो कंडेम किया ही किया, साथ में दे हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ एज लिमिट इन 1877 फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम। किसने किया था? लिटन ने किया था। 21 साल से लेकर 19 साल कर दिया था। साथ में इनकी डिमांड थी कि एग्जाम दोनों जगह पे होना चाहिए, इंडिया में भी होना चाहिए, लंदन में भी। लंदन में कर रहे हो ठीक है, लंदन में तो करो, लेकिन इंडिया में भी होना चाहिए। इंडिया वाला बंदा कैसे लंदन जाएगा? तुम तो डायरेक्टली चाहते हो ना, तुम तो डायरेक्टली चाहते हो कि इंडियंस फिर ना आए इसके अंदर, उनके लिए कंडीशन टफ कर रहे हो आप लोग। इट लेड अ कैंपेन अगेंस्ट द रिप्रेसिव आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर रिप्रेस एक्ट। आप खुद अगर मेरा आपने लिटन का वीडियो देखा है तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस लिए काम कर रहा है। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ द एसोसिएशन वर ओपन इन अदर टाउन्स एज वेल, सिटीज ऑफ बंगाल, अदर एस्टेब्लिश्ड इवन आउटसाइड बंगाल। ठीक है, द मेंबरशिप फी वाज केप्ट लो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द पूरर सेक्शन ऑफ द एसोसिएशन। सेम प्रिंसिपल कांग्रेस ने भी अपनाया था, बाय द वे बता दो आपको मैं। ठीक है, द एसोसिएशन स्पॉन्सर्ड ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस which first took place in Calcutta in December 1828 to 30 1883। यही इंडियन कॉन्फ्रेंस बाद में जाके मर्ज हो जाएगी 1886 में मर्ज हो जाएगी INC के साथ। इसलिए एग्जाम में कभी कभी लोग पूछते हैं कि इंडियन कॉन्फ्रेंस किसने सेटअप किया था।
इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस किसने सेटअप किया था? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यही दो लोगों का नाम आपको बता देना चाहता हूं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी वैसे पर्सन थे जिन्होंने आईएनसी का पहला सेशन अटेंड नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सेशन करवा रहे थे कलकत्ता में। और आपको बता दूं मैं, देखिए, मोर देन 100 डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री अटेंडेड, सो इन द वे द एसोसिएशन वाज अ फोररनर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज एन ऑल इंडिया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट लेटर मर्ज विद आईएनसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन एसोसिएशन यहां पे इन कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता। दो का नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, चलिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है कि इसको ऑर्गेनाइज किया था दादा भाई नौरोजी। इंडिया में नहीं बना था, पहली बात, ये इंडिया में नहीं बना था, ये बना था लंदन के अंदर 1866। सिर्फ इतना ही दिमाग में रखिए इसको, इंडिया के इश्यू को ये लोग एड्रेस करते थे। इंडियन लीग 1875, शिरीष कुमार घोष, और यहां पे भी एक पर्सन इन्वॉल्व है, शिरीष कुमार घोष तो है ही, साथ में यहां पे भी आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी मिलेंगे। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इनके साथ भी जुड़े हैं। तो बंगाल के स्टॉलवर्ड थे यार वो। ठीक है, वो छोटा मोटा आदमी थोड़ी था कि चलता फिरता, ही वाज अ बिगर पॉलिटिशियन। ठीक है, ही क्लियर्ड द आईएएस एग्जाम, छोटा मोटा आदमी थोड़ी है वो इंसान। ओके, अब कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो बंगाल में एक्टिव थे उनकी बात कर लेते हैं, जिसके ऊपर एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इधर बात कर लेते हैं। पहला है देखो जमींदारी एसोसिएशन, ओके, जिसको बोलते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। वैसे तो बंगा साहब क्या बोलते हैं परक काशिका शवाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंड होल्डर सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, ये भी इंपॉर्टेंट बात में, आई थिंक मर्ज भी हो गए थे, इसके साथ ही मर्ज हो गया था, लैंड होल्डर और दोनों मर्ज हो गए थे। लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों मर्ज होकर बने थे, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया गया था बाद में। ठीक है, 1851 में। बस इतना थोड़ा पता होना चाहिए। देखो मेजर ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको बता दूं, जैसे आपको क्वेश्चन में जो दिख रहे थे, ये सारे के सारे मेजर हैं, ये सारे के सारे मेजर हैं, ये जो आपको ऑप्शन में थे। अगर ये ऑप्शन वाले भी अगर आपको 4 पता है ना, तो आपके मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपकी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और एक आप पढ़ लेना, जो आपको बताना चाहता हूं मैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, ये कौन से 3 लोगों ने सेटअप किया था? बिकॉज तीनों को हम कहते हैं त्रिमूर्ति ऑफ बॉम्बे, केटी तेलांग, फिरोज शाह मेहता, तीनों लॉयर ही थे बाय द वे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। नहीं, अभी बताया था, एनी बेसेंट। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। सीआर दास वाज इन प्रिजन व्हेन ही फंक्शनड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। यस, ये बात सही है, बिकॉज 1921 का जो सेशन था, अहमदाबाद का सेशन, एज अ वो जीते थे, लेकिन वो जेल में चले गए थे, वो जेल में, उसके बाद उनको जेल हो गई थी, तो उनकी जगह पे हकीम अजमल खान उन्होंने हेड किया था, और फिर 1922 का सेशन सीआर दास ने हेड किया था। यस, दैट्स करेक्ट स्टेटमेंट। द फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज एलन ऑक्टिव होम। एलन ऑक्टिव होम ने तो एओ होम बोलते ना इसको, एओ होम, इसने तो भाई सेटअप करवाया था, आईएनसी का फॉर्मेशन करवाया था इसने, तो सिविल सर्वेंट था। ये नहीं है, जॉर्ज यूल है, जॉर्ज यूल, आपको बताया था ना 1888 का जॉर्ज यूल। ठीक है, एल्फ्रेड वेव वाज अ प्रेसिडेंट। ये टफ क्वेश्चन अपने आप में, फोर्थ वाला अपने आप में काफी टफ स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको इतना नहीं याद रहेगा, और मैं आपको इतनी उम्मीद तो कोई नहीं करता कि इतना याद रहे किसी को। मे भी उस टाइम पे न्यूज क्या ही न्यूज रहेगी, 2000 का क्वेश्चन है ना। अच्छा सो देखो मैं कितना मेरा दिमाग अपसेंट है इस टाइम पे, मैं सोच रहा हूं कि ये जो 1894 है ना, तो 2000 में क्वेश्चन पूछा तो 6 साल का तो अंतर है। नहीं भाई, 6 साल नहीं, 106 साल का अंतर है। ठीक है, कोई नहीं। तो देखो सेकंड वाला सही है, थर्ड वाला सही है, फर्स्ट वाला तो गलत है। सॉरी भाई, थर्ड वाला गलत है, फर्स्ट वाला गलत है। अगर यहाँ पे एलिमिनेशन काम करता तो काम हो जाता हमारा। देखो कुछ भी करके अगर मुझे फोर्थ वाला नहीं भी पता होता, देन ऑल्सो आई कुड हैव फाइंड द आंसर। फर्स्ट वाला गलत है, हटा दो, थर्ड वाला गलत है, ये भी हटा दो, सिर्फ आंसर 2 और 4 बचता। तो ऑप्शन ने इसको इजी बनाया, अदरवाइज अपने आप में फोर्थ वाला टफ है। लेकिन अब क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका मतलब आपके लिए टफ नहीं होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि एल्फ्रेड वेव ने 1894 में सेशन हेड किया था, अपना क्या बोलते हैं 1894 का। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1894 का सेशन हुआ कहां था, क्योंकि सिर्फ इतने पे बात नहीं अटकती है, ये हुआ था मद्रास में। मैं तो आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा, एक दिन आराम से बैठिए, जरा आईएनसी के सेशन सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए, आउटकम क्या था। एक दिन टाइम लगेगा आपको पूरा, लेकिन एक बार आपका पूरा सरदर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करिए 1885 से लेके और खत्म करिए 1947 पे, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था। जेवी कृपलानी थे। ये क्वेश्चन तो 3-4 बार रिपीटेड है, आईएनसी के सेशन में क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे एल्फ्रेड वेव का आ गया 1894 का।
अब आपको कितने बता चुका हूं मैं खुद बताते बताते कितने बता चुका हूं आपको। 1885 का बता चुका हूं, तो दुनिया भर का क्वेश्चन आ चुका है। 1886 का दादा भाई नौरोजी। 1887 मद्रास सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। 1889 बॉम्बे विलियम वेडरबर्न। 88 जॉर्ज यूल, 88 का जॉर्ज यूल है, ठीक है, 88 का जॉर्ज यूल है, इलाहाबाद। 1899 बॉम्बे विलियम वेडरबर्न। 1890 कलकत्ता। 1890 कलकत्ता क्यों फेमस है कलकत्ता? देखो वापस कलकत्ता, मैं बोल रहा था कलकत्ता, मैं कहीं मिस कर रहा हूं कलकत्ता, क्योंकि पहली जो लीडी थी कादम्बिनी गांगुली, डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली, उन्होंने पहली वुमेन थी जिन्होंने कलकत्ता सेशन में एड्रेस किया था। शी एक्चुअली गॉट द डॉक्टरशिप फ्रॉम द कलकत्ता ओनली, तो उन्होंने उसके अंदर एड्रेस किया था। तो पहली वुमेन जिसने आईएनसी के सेशन को एड्रेस किया था उनका नाम था डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली। कौन से सेशन में? कलकत्ता सेशन में। इसलिए कि जितने बड़े बड़े इवेंट है सारे कलकत्ता में हुए हैं, इनके सारे कलकत्ता में हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे, ओके। तो 1890 कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता, क्या नाम बोलूं मैं इसका, ठीक है। उसके बाद जो फेमस आपको बता दिया मैंने अपने एल्फ्रेड वेब का, तो 1894 का आपको मद्रास वाला लॉन हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी Which of the following leaders dismiss, अभी किसका नाम ले रहा था मैं चिल्ला चिल्ला के, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है ना, उन्हीं को डिसमिस किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। वैसे वो लोग बोलते हैं ड्यू टू सम ऑफ द इश्यूज, बट मेरे हिसाब से क्लियर कट था ड्यू टू द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। बाकी और कोई दूसरा रीजन नहीं था इतने बड़े बंदे को हटाने के लिए, उनको पता है, ठीक है। चलिए वो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनके ऊपर थोड़ा सा मैंने और देखा, गिल्टी ऑफ मिस रिप्रेजेंटिंग इज ऑल दो ये सिर्फ ऑफिशियल चीजें हैं, लेकिन एवरीबॉडी नोज दैट, ओके। डीपर रियलिटी यही है, इट वाज बिलीव्ड दैट इट वाज बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। ही बिगेन द प्रोफेसर एंड लेटर फाउंड टू बी द न्यूज़पेपर ऑफ द बंगाली, ठीक है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन इन्होंने सेटअप किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल में इनका काफी बड़ा रोल था। चलिए Which of the following define extremist ideology? extremist ideology क्या बोलती थी? फेंको उठा के ब्रिटिशर्स को, सिंपल सी बात है, वही तो था। क्या था इनका? ऑर्गेनाइजिंग कूप अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर थ्रू मिलिट्री रिवॉल्ट, ये तो रिवॉल्यूशनरी थे हमारे थोड़े। एक्सट्रीमिस्ट आई थिंक ये आइडियोलॉजी पे काम करते थे, मतलब इसी आइडियोलॉजी पे उनका भी काम था, उनका कुछ अलग काम नहीं था, लेकिन बाकी ऑप्शन में पढ़ ले। प्रोवाइडिंग नेशनल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, ये था वैसे, लेकिन अर्ली फेज की बात हो रही, अर्ली फेज ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट क्या था? ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नेंस बाई एग्रेसिव मीन्स इन द प्लेस ऑफ, हाँ ये ज्यादा अच्छा सही है, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको समझ में आ चुकी थी बात कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड मॉडरेट्स यहाँ पे अपना रहे हैं वो उतना सही नहीं है, हमें मास एजिटेशन करना पड़ेगा, तो ये उनका ज्यादा एक्यूरेट है, दिस इज द एक्यूरेट। आपको लगेगा सारा सही है, ऑल्दो ये वाली ज्यादा करके जाती है हमारे रिवॉल्यूशनरीज के साथ फेज जाता है। नेशनल एजुकेशन इनका पार्ट था, लेकिन शुरुआती दौर पे नहीं था, जब हम स्वदेशी मूवमेंट पे आगे बढ़े तब जाके नेशनल एजुकेशन को इन्होंने अडॉप्ट करने की बात की, जब इन्होंने बाइकॉट को ऐड किया तब जाके बात बनी है। स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनियस, ये सब ए एंड सी है, लेकिन बी पहले आता है, बी पहले आता फिर ए और सी इसके बाद आते हैं। डी तो वैसे है, डी भी है, लेकिन डी इज अ पार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशनरी फेज, ठीक है। तो इसलिए बी इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर, थोड़ा सा सोचना है, ओके। द इंडियन मुस्लिम इन जनरल वेर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, देखो यार ये बहुत बेकार रीजन इसमें दे रखा है, क्योंकि 1988 का बहुत पुराना क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये था कि इंडियन मुस्लिम्स ने उतना रोल क्यों नहीं निभाया, उतना क्यों नहीं सपोर्ट किया, व्हाई दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट लाल बाल पाल, तो देखोगे कि लाल अपने बाल गंगाधर तिलक थे, वो अपने शिवाजी महाराज की जयंती मनवा रहे हैं, अपने गणेश फेस्टिवल, गणेश जी का फेस्टिवल मनवा रहे हैं, सब अपने अपने थोड़ा रिलीजियस के साथ अपने अप्रोच है उनका। तो शायद से वही यहाँ पे था कि एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदू पार्ट, मेनली हिंदू मूवमेंट्स पे ज्यादा फोकस था, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शंस उतना सही नहीं है, ऑप्शंस उतने सही नहीं है, कहीं ना कहीं ऑप्शंस, हमें उस टाइम की पॉलिसी अलग थी गवर्नमेंट की। मैं सीधा हमेशा बात बोलता हूँ, यूपीएससी के पेपर कभी कुछ कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हिस्ट्री वाले क्वेश्चन, और हिस्ट्री के अप्रोच गवर्नमेंट के अप्रोच के हिसाब से होते हैं। अभी क्या गवर्नमेंट का अप्रोच अगर जो के हिसाब से अगर क्वेश्चन बने ना, मालूम है क्या रहेगा, यहां पे रहेगा बिकॉज ऑफ द मुस्लिम लीग। ये रीजन भी वही सही है, बिकॉज मुस्लिम लीग ने उनको वहां पे इन्वॉल्व होने नहीं दिया, मुस्लिम लीग को पैसे मिले थे, मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट का वादा किया गया था मिंटो द्वारा, इसलिए नहीं किया उन्होंने, रीजन वो है। यहां पे ऑप्शन कहीं दिया ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन के साथ जाना पड़ रहा है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सोचने का, फिर उस टाइम पे डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट, हमारी कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट है उस हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। ये बहुत सीधी सी बात मेरे को बहुत पहले समझ में आ गए थे, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ सैयद अहमद खान, इनका भी तो इन्फ्लुएंस था ही ना, क्या गलत था? ये बोलते थे हमें कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करना है, अभी कौन सी बड़ी बात थी, खुद इन्होंने एंटी क्या बोलते कांग्रेस वाली गवर्नमेंट क्या बोलते हैं पार्टी बना रखी थी,
इनको तो पैसे मिल ही रहे थे ना, ठीक है। कि बनारस का क्या बोलते हैं राजा था, नाम ने सिउ से करके कुछ नाम था, उसके साथ क्या बोलते पेट्रियोटिक एसोसिएशन बना रखा था इन्होंने 1888 में, अगेंस्ट टू काउंटर द आईएनसी। ये कौन से हमारे बहुत फेवर में थे, लेकिन अब बोलूंगा तो फालतू की बात है। चलिए, हु वाज द लीडर ऑफ गदर पार्टी? लाला हरदयाल। वीडी सावरकर तो उनके थे, अपने मित्र मेला उन्होंने सेटअप की थी। अब बताओ यहाँ पे मित्र मेला, देखो नाम ही लिया उनका। अभिनव भारत, इसी को बोलते हैं मित्र मेला बाय द वे, बाद में अभिनव भारत सोसाइटी, पहले मित्र मेला था। वीडी सावरकर, मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को, मैं इनके घर की फोटो डालूंगा कभी तो डालूंगा। अनुशीलन समिति अरविंदो घोष थे इनके साथ। गदर पार्टी लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी तो 1922 के सेशन के बाद बनी थी, गया सेशन के बाद बनी थी, ठीक है। 12 डकैती क्यों मैंने दिया था एग्जाम में, कुछ तो भी अच्छा एक क्वेश्चन था 12 डकैती के ऊपर था साथ से, यस दैट वाज द रीजन। 12 डकैती के ऊपर क्यों मैंने दिया था, देखो 12 डकैती के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते कि 12 डकैती में कौन इन्वॉल्व था। तो 12 डकैती आपकी ईस्ट बंगाल में हुई थी। ईस्ट बंगाल उस टाइम पे अपने क्या बोलते हैं, वेट एक तरह से पुलिन बिहारी दास इसके साथ एक्टिव थे, ठीक है। जस्ट वेट। अनुशीलन समिति, क्योंकि क्वेश्चन आती मुझे याद नहीं आ रहा क्यों मैंने डाला था इसको, एग्जाम में पूछा कैसे था, ठीक है। तो बस इतना पता होना चाहिए कि पुलिन बिहारी दास इसके साथ एक्टिव थे, पुलिन दास बोलते हैं उनको। और अनुशीलन समिति का एक ब्रांच था जिसको हेड कर रहे थे वो, और जिसके अंदर उन्होंने जमींदार और 12 उसके ऊपर अटैक किया था। पर्पस वही था, पैसे चाहिए भाई ने, पैसे चाहिए, नॉट फॉर द पर्सनल गेन बट फॉर द सोसाइटी, फॉर द आर्म्स एम्युनिशन गैदर करने के लिए, इसके लिए चाहिए था। सो दैट वाज अ रीजन। सो देखिए इस तरह के क्वेश्चन यार मैं लाता रहूंगा, मतलब चलता रहेगा ये। मेनली खुद प्रॉब्लम 2-3 आ रखी थी जिसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लाइट ही नहीं है तो मैं वीडियो कहाँ से बनाऊं यार, मतलब टैब ही नहीं चल रहा, मोबाइल लैपटॉप नहीं चल रहा, कहाँ से करूं मैं। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। सो अभी चलता रहेगा, रेगुलर आएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।